नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड टीच चैनल में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बना बनाया घर लेना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट आप चाहे कहीं भी प्रॉपर्टी लेंगे, यही सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो चाहिए। उसको चेक करने का तरीका हो सकता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट का नाम है या जो डॉक्यूमेंट का प्रकार है वो यही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट में ले रहे हो, ये सारे प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं, खुद से चेक करते हैं तो वो प्रॉपर्टी जेन्युइन है, इतना आपको याद रखना है। तो ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है और उम्मीद करते हैं कि पिछले तीनों वीडियो आप देखे हैं, ताकि आपको ये पूरा मामला फिर समझ में आएगा कि ये चौथा वीडियो में मैं भी जो भी बात करूँगा, ये पिछला तीसरा वीडियो में जो भी हुआ है उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके आप वो लोग देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें प्लॉट के ऊपर घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले हमें एक प्लान बनाना पड़ता है, एक मैप बनाना पड़ता है आर्किटेक्ट के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट अप्रूवल रहता है। वो एक मैप बनाता है जिसके जो भी मुझे उस पे कंस्ट्रक्शन खड़ा करना है, उसका एक मैप बनता है। चलिए उसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये उसका एक एग्ज़ाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक मैप बना हुआ है कि मुझे कितने रूम बनाने हैं, या कितना किचन है या हॉल है, कितना होना चाहिए। तो वो सारे एक प्लान बनता है, उसके तहत जो आर्किटेक्ट है वो अपना एक मैप बना देते हैं। तो इस ये उसका एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद आपको ये प्लान आपके जो लोकल अथॉरिटी है, चाहे वो पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है या कॉरपोरेशन है, वहाँ पे इस प्लान को पास कराना पड़ता है वहाँ जाकर। ये रहा एग्जांपल, एक सैंपल है एप्लीकेशन फॉर्म। जब हम प्लान को पास कराने जाते हैं तो ये एप्लीकेशन फ़िलअप करना पड़ता है। इसे हम फ़िलअप करेंगे और वो प्लान रहेगा साथ में, जो मैप बनाया गया है आर्किटेक्ट के द्वारा। और म्यूनसिपैलिटी या फिर जो भी कॉरपोरेशन है वो इसको फिर पास करता है। पास होने के बाद हम जैसा प्लान बना है, जैसा मैप बना है, उसके तहत हम बिल्डिंग बना सकते हैं। जब बिल्डिंग मेरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर से हमको म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन में जाकर हमें एक और सर्टिफिकेट लेना है जिसका नाम है बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। उसका सैंपल नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको, लेकिन वो सर्टिफिकेट भी लेना है। जब घर बन जाता है उसके बाद भी एक सर्टिफिकेट लेना है कि जिस प्लान के तहत वो मैप के तहत वो पास हुआ था, उसी के तहत वो घर बनाया गया है। वो दोबारा से वो रेवेन्यू ऑफिसर आके देखते हैं और फिर एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिसे हम बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। बस बिल्डिंग आपका तैयार हो गया है। अब एक और डॉक्यूमेंट लेना है आपको, उसका सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे हम प्रॉपर्टी टैक्स या होल्डिंग टैक्स बोलते हैं। ये टैक्स भी अप टू डेट होना चाहिए सेलर के द्वारा। जब हमारा घर होता है, घर बना बनाया जब घर हो जाता है, तो उसके बाद हमें होल्डिंग टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। तो वो सेलर से वो भी लेना है और ये चेक कर लेना है कि वो अप टू डेट है या नहीं। लास्टली ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने एक जगह लिख दिया है, टोटल 10 है, आप देख सकते हैं। पहला सेल डीड, दूसरा है म्यूटेशन सर्टिफिकेट, तीसरा है कन्वर्शन सर्टिफिकेट, चौथा है चेन डीड, पांचवा है खजना, छठा है बिल्डिंग प्लान, सातवां है बिल्डिंग परमिशन सर्टिफिकेट, आठवां है बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, नौवां है होल्डिंग या प्रॉपर्टी टैक्स जो भी मैंने बात किया, और लास्टली है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पिछला महीना का उनका रहेगा, वो भी आपको ले लेना है। तो ये टोटल 10 डॉक्यूमेंट है जो आपको लेने हैं सेलर से, और ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेने के बाद आपको जाना है बैंक में। चलिए वो भी देख लेते हैं। जब आप बैंक में जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। बैंक में अगर आप जा रहे हैं तो वो आपका प्रोफेशन, चाहे वो आपका मान लीजिए जॉब है या फिर बिजनेस है। अगर जॉब है तो आपका फॉर्म 16, और अगर बिजनेस है तो ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो वो 3 साल का मिनिमम वो मांगता है। मान लीजिए आपका जॉब है तो फॉर्म 16 पिछले 3 साल, और अगर आपका बिजनेस है तो ITR पिछले 3 साल का। कई लोगों का जॉब होता है लेकिन उनको फॉर्म 16 नहीं मिलता है, तो उनको भी ITR हर साल फाइल करना चाहिए, भले उनका टैक्स कटे या ना कटे। एक्चुअली फॉर्म 16 या ITR एक इनकम प्रूफ होता है किसी का भी इंडिविजुअल का। वो हम सरकार को बताते हैं कि हर साल मेरा इतना इनकम है, तो उसके बेसिस पे हम लोन ले सकते हैं। तो वो आपको चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो तो रहेगा ही। आपका बैंक का जो स्टेटमेंट है वो 6 महीने या 3 महीने का वो मांगेगा ही। अब मान लीजिए कि आपका इनकम
1 लाख रुपए है। तो इसमें मैक्सिमम जो डिडक्शन है, यानी कि आपके सैलरी से या बिजनेस का जो इनकम आ रहा है उसमें से जो एक्सपेंसेस हो रहा है वो 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका 1 लाख का इनकम है, तो टोटल जो एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से जो डिडक्शन हो रहा है या खर्चे हो रहे हैं वो 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अभी जो आप लोन लेने वाले हैं उसमें जो भी आपका हर महीने का ईएमआई आएगा वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद भी 60% से ऊपर नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कि आपका पीएफ में पैसा कटता है या फिर बहुत सारी स्कीम है या इन्वेस्टमेंट है उसमें पैसा कट रहा है, तो वो सब मिलाकर आपका 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अभी का जो ईएमआई मान लीजिए आपका आता है 30,000, और पहले आपका जो खर्च है वो ऑलरेडी 25,000 है हर महीने का, यानी कि आपका 55,000 हो गया टोटल अभी, यानी कि 60% से कम है तो ये चलेगा, लेकिन 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया भी वो देखते हैं। आपका ईएमआई कितना आ रहा है वो अगर जानना है तो एक एप्लीकेशन है फाइनेंशियल कैलकुलेटर, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें जाना है और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है लोन बेसिक, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और मान लीजिए आपको 50 लाख का लोन लेना है और हम ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं कि अगर वो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लेगा और मुझे ये 30 साल के लिए चाहिए, तो कैलकुलेट में अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हम देख सकते हैं नीचे मंथली ईएमआई क्या होगा वो आ गया है। तो ये इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि मेरा ईएमआई कितना आ सकता है। उसके बाद आपका सिबिल रिपोर्ट निकाला जाएगा। सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके हर लोन, चाहे जितने भी छोटे से छोटे लोन हो, बड़े से बड़े लोन हो, इसका सारा डेटा सिबिल के पास होता है। मान लीजिए आपने लोन लिया है, कोई भी मोबाइल के लिए लिया हो या बाइक लेने के लिए लिया हो, तो उसका भी डेटा इनके पास रहता है। अगर आप अच्छे से हर महीने अपना ईएमआई टाइम पे पेमेंट करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा होगा, अदरवाइज़ ये स्कोर ख़राब हो जाता है। ये स्कोर 300 से 900 के बीच रहता है। और मान लीजिए आपने कभी लोन लिया ही नहीं है तो आपका स्कोर -1 या फिर ज़ीरो बताएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। तो अगर ऐसा आ रहा है -1 या ज़ीरो तो डरने की कोई बात नहीं है, यानी कि आपने कभी लोन लिया ही नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा बताता है। और अगर आपने लोन लिया है तो आपका स्कोर कुछ ना कुछ आएगा, और अगर वो स्कोर 750 के ऊपर है तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है, और अगर 650 के नीचे है तो इसे ख़राब माना जाता है, तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। जितना अच्छा स्कोर रहेगा आपका, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कमी देखने को मिलेगी। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ब्याज आपको बैंक को कम भरना पड़ेगा। अब मान लीजिए सारा क्राइटेरिया आपका फुलफ़िल कर दिया गया है, सब में आप पास हो गए, सिविल स्कोर हो या 60% जो मामला था उसमें भी आपने पास कर लिया है, तो फिर उसके बाद आपका जो भी प्रॉपर्टी उसका टीसीआर, जैसे कि आप मैंने बताया था पहले वीडियो में, वो और एक वैल्यूएशन रिपोर्ट आएगा। उसके आधार पर वैल्यूएशन, मान लीजिए आप 1 लाख का लोन लेना चाहते हैं और वैल्यूएशन अगर 50,000 का है तो वो 50,000 के ऊपर आपको लोन मिलेगा। 50,000 का 90% आपको मिलेगा लोन। जब आपका लोन पास हो जाता है उसके बाद आपको आना है WB रजिस्ट्रेशन वाले वेबसाइट में। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है मार्केट वैल्यू, आपको कैलकुलेट करना है। जो प्रॉपर्टी या घर आप ले रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू क्या है, वो यहाँ से आपको, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारा डेटा फिलअप करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी आपका कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, कितने स्क्वायर फीट में है, वो सब डालेंगे तो उसका एक मार्केट वैल्यू बताएगा। ये मार्केट वैल्यू इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब रजिस्ट्री के लिए हम जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वो मार्केट वैल्यू या फिर जो आपने कॉस्ट दिया है सेलर को, उन दोनों में से जो ज़्यादा रहता है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। तो मान लीजिए कि मार्केट वैल्यू आपका 50 लाख का आपने कॉस्ट दिया है सेलर को और मार्केट वैल्यू आता है 30 लाख का, तो इसका मतलब ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देना है 50 लाख के ऊपर। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना देना है ये हमको यहाँ पर ही
जो वेबसाइट है यहाँ पर ही पता चल जाता है। जो WBE डिस्ट्रिक्ट के जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा मुझे। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना है वो मुझे जानना है। तो वैसे म्यूनसिपैलिटी अगर एरिया है तो 6% लगता है, और अगर पंचायत इलाका है तो 5%, और या कॉरपोरेशन है तो 7% तक लगता है। जो अभी का रेट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और इसका मतलब ये है कि 50 लाख के ऊपर ये 5, 6, 7% जो भी आपका लोकेशन रहेगा उसके हिसाब से वो चार्जेस आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में देने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको मार्केट वैल्यू पहले निकाल लेना है। उसके बाद हमें ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर जाकर एक क्वेरी नंबर या ई रिक्विजिशन नंबर होता है वो फॉर्म फिलअप कर लेना है। एक नंबर जनरेट होगा जिससे हमारा अपॉइंटमेंट जो रजिस्ट्रार ऑफिस में वो फिक्स हो जाता है। और फिर उसके बाद हमको यहाँ से पेमेंट कर लेना है जो भी मान लीजिए जैसे 50 लाख का अगर हम 5% दें तो 2.5 लाख रुपये, करीबन 2,50,000 रुपये के करीब यहाँ से पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम जिस दिन अपॉइंटमेंट रखे हैं उस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है और रजिस्ट्री हो जाएगा। आपको एडवोकेट के साथ जाना है। आपका एक डीड तैयार होगा, जो नया डीड अब बन रहा है। जो भी सेलर है और बायर है दोनों के साइन होंगे, दोनों का फिंगरप्रिंट होगा, दोनों का फ़ोटो होगा, 2 विटनेस होंगे, दोनों का साइन होगा, एक का फ़ोटो रहेगा, आधार कार्ड आप लोगों का रहेगा, पैन कार्ड रहेगा। सारे KYC डॉक्यूमेंट रहने के बाद ये सारा प्रोसीजर होता है। वहाँ पर अगर दोनों बायर और सेलर दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तो दोनों का बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका सेलर या आप खुद नहीं जा पाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस तो वहाँ का कोई ऑफिसर आपके घर भी आ सकता है, उसे कमीशन बोला जाता है। तो उसमें ऐसा होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई ऑफिसर आपके घर आएगा और वहाँ पे आपका मैनुअली सिग्नेचर और जो भी आपका अंगूठा है वो लेगा। और इसका मतलब ये है कि बायोमेट्रिक नहीं होता है कमीशन में, वो आप याद रखिएगा। ये सारे प्रोसीजर होने के बाद आपको करीबन 10 से 14 दिन के बाद ऑनलाइन आप देख सकते हैं आपका जो भी डीड बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपको डिलीवरी भी हो जाएगा। और ये डिलीवरी होगा डायरेक्ट बैंक में, क्योंकि आपने लोन लिया है तो वो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बैंक में ही रहेगा। आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं या फिर बैंक से लेकर जेरोक्स भी आपके पास रख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या करना होगा, वो सारे इसमें लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं टोटल मेरा कितना एक्सपेंसेस हो गया है अब तक। हमने TCR बनाया था, उसमें हमने करीबन 3,500 रुपये दिए। फिर उसके बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने बनाया है वैल्यूअर से, उसमें करीबन इतने दिए। फिर वो प्रॉपर्टी अगर 50 का है तो 50 लाख इसमें और ऐड कर देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है वो इतना हुआ, वो भी हम कंसिडर करेंगे इसमें। उसके बाद जो भी एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन के टाइम में फ़ीस है वो मान लीजिए उस समय वो क्या करते हैं कि वो आपको बताएंगे नहीं कि कितना रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है एक्चुअली में। तो वो हो सकता है कि 1% वो शायद लेंगे, तो 50,000 वो आप पकड़ लीजिए। तो ये अगर हम टोटल करते हैं, ये आपका टोटल कॉस्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मिनिमम तो इतना लगेगा ही, अगर आपने ब्रोकर के थ्रू लिया है तो ब्रोकर का जो भी चार्ज है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये टोटल एक्सपेंसेस है। तो ज़रूरी ये है कि आप डॉक्यूमेंट जैसे बताया गया वैसे लें ताकि जेन्युइन प्रॉपर्टी मिले आपको। और बैंक में भी अगर आप जाते हैं लोन के लिए तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। आपका जो इनकम है उससे 60% ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए, वो बात आप ध्यान रखिएगा, तो आपका 100% लोन पास होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।